नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी आज की खास चर्चा में। आज हम एक ऐसी बात पर गौर कर रहे हैं जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। कैसे कभी-कभी शरीर की कोई अंदरूनी गड़बड़ी, कोई बीमारी मन पर ऐसा असर डाल सकती है कि इंसान को वो चीज़ें दिखने या महसूस होने लगती हैं जो असल में हैं ही नहीं, या फिर ऐसे पक्के यकीन हो जाते हैं जिनका सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं होता है। इसी स्थिति को मेडिकल भाषा में साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन कहते हैं। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? है तो टेक्निकल, पर इसका सीधा सा मतलब है शारीरिक बीमारी के कारण होने वाले मानसिक लक्षण। और आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे एक एकेडमिक लेख की मदद से। हमारा मकसद है ये समझना कि तन और मन कितने गहरे जुड़े हैं। बिल्कुल। और कैसे शारीरिक समस्याएं कभी-कभी भ्रम या मति भ्रम जैसे लक्षण पैदा कर सकती हैं। जी, और ये समझना बेहद जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि मानसिक परेशानी दिमागी है और शारीरिक बीमारी वो जिस्मानी, लेकिन कई बार ये रेखा थोड़ी धुंधली हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अचानक अजीब व्यवहार करने लगे या ऐसी बातें करने लगे जो सच नहीं है, तो हो सकता है इसके पीछे कोई छुपी हुई शारीरिक वजह हो। तो फिर कैसे पता चले कि ये लक्षण किसी दिमागी बीमारी जैसे सिजोफ्रेनिया के हैं या फिर शरीर की किसी और तकलीफ का नतीजा है? क्या कुछ ऐसे संकेत हैं जो हमें अलर्ट करते हैं? हाँ, कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर ये लक्षण पहली बार ज्यादा उम्र में दिखाई दें, मान लीजिए 40 या 50 के बाद। अच्छा। या अगर व्यक्ति को पहले से कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज, थायराइड या शायद दिल की बीमारी। कभी-कभी लक्षण बहुत अचानक शुरू होते हैं या उनमें बहुत तेजी से उतार चढ़ाव आता है। आज बिल्कुल ठीक, कल एकदम भ्रमित। ये भी संकेत हो सकता है। और क्या देखना चाहिए? और क्या हो सकता है? अगर उस व्यक्ति या उसके परिवार में पहले कभी किसी को गंभीर मानसिक बीमारी नहीं रही हो, या अगर वो किसी नई दवा का इस्तेमाल कर रहा हो, या उसने कोई नशा किया हो। कभी-कभी इलाज का असर न होना या बिल्कुल उल्टा असर होना भी शक पैदा करता है। अच्छा। और हाँ, अगर डॉक्टर जांच में ब्लड प्रेशर, पल्स या तापमान असामान्य पाएं, तो भी शारीरिक कारण की तरफ इशारा हो सकता है। इन सबको मिलाकर देखना होता है। असल में जब भी ऐसे लक्षण दिखें तो एक पूरी मेडिकल जांच जरूरी हो जाती है। हाँ, ताकि किसी शारीरिक बीमारी को नजरअंदाज न किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ये बीमारियां गंभीर होती हैं लेकिन इलाज से ठीक भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हुए वो इशारे जिन पर ध्यान देना है। अब जरा उन शारीरिक बीमारियों पर आते हैं जो ऐसे लक्षण पैदा कर सकती हैं। आपने कहा कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हाँ, कई तरह की। सबसे पहले तो दिमाग से जुड़ी समस्याएं ही हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, सिर में चोट लगना, या दिमाग का कोई इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस या एन्सेफेलाइटिस। ये सीधे सीधे दिमाग के काम करने के तरीके को बिगाड़ सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर का आपने जिक्र किया, क्या ये आम है कि उसका पहला लक्षण मानसिक हो? ऐसा होता है? चौंकाने वाली बात है, पर हाँ, जानकारी बताती है कि लगभग आधे ब्रेन ट्यूमर के मामलों में शुरुआती लक्षण मानसिक या व्यवहार से जुड़े हो सकते हैं। आधे मामलों में? जी, जैसे सोचने समझने में दिक्कत, याददाश्त कमजोर होना, पर्सनालिटी में बदलाव, या अचानक गुस्सा या उदासी। खास तौर पर अगर ट्यूमर दिमाग के उन हिस्सों में हो जो भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, जैसे लिम्बिक सिस्टम। और मिर्गी यानी एपिलेप्सी, जी, इसका क्या कनेक्शन है? मिर्गी भी एक अहम कारण है। भारत में ये काफी लोगों को प्रभावित करती है, और ये जानना दिलचस्प है कि मिर्गी के लगभग 30 से 50% मरीजों में कभी ना कभी मनोरोग जैसे लक्षण दिखते हैं। 30 से 50%? काफी ज्यादा ये को। हाँ, खास तौर पर टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में, जिसमें दिमाग के टेम्पोरल लोब हिस्से में दौरे पड़ते हैं। इसमें पर्सनालिटी में बदलाव या गंभीर मानसिक लक्षण साइकोसिस विकसित होने का खतरा ज्यादा होता है। यहाँ तक कि हल्के दौरे भी याददाश्त की समस्या, मूड स्विंग्स या अजीब सी संवेदनाएं पैदा कर सकते हैं, जैसे कुछ ऐसा दिखना या सुनना जो है नहीं, या खुद से कटा हुआ महसूस करना। और पार्किंसंस बीमारी, उसे तो हम अक्सर सिर्फ हाथ पैर का कांपने या चलने फिरने की दिक्कत से जोड़ते हैं। सही कहा आपने, लेकिन पार्किंसन सिर्फ एक मूवमेंट डिसऑर्डर नहीं है। करीब 40% मरीजों में गंभीर डिप्रेशन देखा जाता है। 40%? जी, एंजाइटी यानी चिंता भी आम है, और ये सीधे दिमाग में हो रहे बदलावों से जुड़ी होती है, न कि सिर्फ बीमारी की परेशानी से। अच्छा, ये फिजिकल चेंजेस के कारण है? जी हाँ, बिल्कुल। कभी कभी ये मानसिक लक्षण शारीरिक लक्षणों के दिखने से पहले ही शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, और दिमाग के अलावा
और कौन सी शारीरिक समस्याएं हैं जो मन पर असर डाल सकती हैं? हाँ, और भी हैं। दिमाग के अलावा शरीर के दूसरे सिस्टम्स में गड़बड़ी भी वजह बन सकती है, जैसे हार्मोनल समस्याएं, थायराइड ग्रंथि का ठीक से काम न करना, चाहे वो जरूरत से ज्यादा काम करे, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म, या कम करे, हाइपोथायरॉयडिज्म। दोनों ही चिंता, डिप्रेशन, भ्रम, यहाँ तक कि उन्माद या साइकोसिस जैसे लक्षण पैदा कर सकते हैं। थायराइड का तो सुना था मूड पर असर होता है, पर साइकोसिस तक? ये तो गंभीर बात। हाँ, गंभीर हो सकता है। इसी तरह एड्रेनल ग्रंथियों की समस्या, जैसे कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम? जी, जिसमें शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा बनता है। आधे से ज्यादा मरीजों में डिप्रेशन, मूड में तेज उतार चढ़ाव या साइकोसिस पैदा कर सकती है। शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी भी खतरनाक हो सकती है। जैसे विटामिन की कमी? कौन से विटामिन? बिल्कुल, विटामिन B12 की कमी को ही लें। इससे खून की कमी, मतलब पर्निशियस एनीमिया, तो होती ही है। साथ ही डिप्रेशन, याददाश्त की समस्या और गंभीर मामलों में साइकोसिस भी हो सकता है। इसी तरह विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी, जो अक्सर ज्यादा शराब पीने वालों में होती है, दिमाग पर बुरा असर डालती है, जिसे वर्निक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। इसमें भ्रम और याददाश्त की समस्या होती है। संक्रमण का भी आपने शुरू में जिक्र किया था, इन्फेक्शन मतलब? हाँ, कुछ इन्फेक्शंस भी साइकोसिस जैसे लक्षण पैदा कर सकते हैं, जैसे सिफिलिस अगर दिमाग तक पहुंच जाए, HIV एड्स या गंभीर निमोनिया। अच्छा। यहाँ तक कि कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां, जिनमें शरीर का इम्यून सिस्टम खुद अपने ही अंगों पर हमला करने लगता है, जैसे ल्यूपस, SLE, वो भी दिमाग पर असर डालकर मानसिक लक्षण पैदा कर सकती हैं। और हाँ, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम का संतुलन बिगड़ना भी भ्रम और मति भ्रम का कारण बन सकता है। और लिवर या किडनी की गंभीर बीमारी भी दिमाग के फंक्शन को प्रभावित करके ऐसे लक्षण पैदा कर सकती है, जिसे हेपेटिक या यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। बाप रे, यानी लिस्ट काफी लंबी है। दिमाग, हार्मोन्स, विटामिन्स, इन्फेक्शंस, ऑटो इम्यून बीमारियां, और ये सब मानसिक लक्षणों का कारण बन सकती हैं। चलिए अब जरा नशे या दवाओं की बात करते हैं। क्या इनके असर से भी साइकोसिस हो सकता है? हाँ बिल्कुल, इसे सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोसिस कहते हैं। शराब एक बड़ा उदाहरण है। शराब छोड़ने पर होने वाले लक्षण, जिन्हें विथड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सबसे गंभीर स्थिति है डेलीरियम ट्रेमेंस या DTs। इसमें व्यक्ति पूरी तरह भ्रमित होता है, उसे डरावनी चीजें दिखती या सुनाई देती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बुखार आता है, बहुत पसीना आता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और जानलेवा हो सकती है। और क्या शराब से जुड़े और भी मानसिक लक्षण होते हैं DTs के अलावा? हाँ, एक और स्थिति है एल्कोहलिक हेलुसिनोसिस। इसमें व्यक्ति होश में रहता है, मतलब भ्रमित नहीं होता, लेकिन उसे आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें? कैसी आवाजें? अक्सर धमकी भरी या आलोचना करने वाली। ये आमतौर पर शराब छोड़ने के कुछ समय बाद होता है। शराब के अलावा और कौन से पदार्थ हैं? कोकेन और एम्फेटामिन जैसे उत्तेजक पदार्थ, स्टिमुलेंट्स जिन्हें कहते हैं, हाँ। शुरुआत में भले ही जोश और खुशी का एहसास दें, लेकिन लंबे समय तक या ज्यादा मात्रा में लेने पर पैरानॉइड साइकोसिस पैदा कर सकते हैं। पैरानॉइड साइकोसिस मतलब व्यक्ति को शक होता है कि लोग उसके पीछे पड़े हैं, उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उसे डरावनी चीजें दिख या सुन सकती हैं। और LSD या मैजिक मशरूम जैसे हैलुसिनोजेंस? वो तो सीधे सीधे मति भ्रम पैदा करते हैं, यानी ऐसी चीजें दिखाना या सुनाना जो है ही नहीं। एक्सटेसी MDMA का इस्तेमाल भी डिप्रेशन, एंजाइटी और साइकोसिस से जुड़ा है। और भांग, कैनबिस? हाँ, भांग का ज्यादा इस्तेमाल भी कुछ योगों में साइकोसिस को ट्रिगर कर सकता है, खासकर अगर उनमें पहले से इसका खतरा हो। यहाँ तक कि कुछ सॉल्वेंट्स जैसे पेंट थिनर या ग्लू सूंघने से भी लंबे समय में मतिभ्रम और सोचने समझने में दिक्कत आ सकती है। और कुछ भारी धातुएं, हेवी मेटल्स जैसे सीसा या पारा भी शरीर में जमा होकर मानसिक समस्याएं पैदा कर सकती हैं। तो जब हम बार बार साइकोसिस या मनोविकृति कह रहे हैं, इसका असल में मतलब क्या है? इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं? देखिए, साइकोसिस का मूल मतलब है वास्तविकता से संपर्क टूट जाना। दुनिया को समझने और महसूस करने का तरीका बिगड़ जाता है। इसके लक्षणों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होते हैं पॉजिटिव लक्षण,
पॉजिटिव का मतलब यहाँ अच्छा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा जो सामान्य अनुभव में जुड़ गया है, जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि? वैसे भ्रम यानी ऐसे पक्के झूठे विश्वास जिन्हें कोई सबूत या तर्क बदल नहीं सकता, और मति भ्रम यानी बिना किसी बाहरी वजह के कुछ देखना, सुनना, सूंघना, चखना या महसूस करना। इसके अलावा अजीब व्यवहार और अस्त-व्यस्त सोच भी पॉजिटिव लक्षणों में गिने जाते हैं। ठीक है, ये हुए पॉजिटिव। और दूसरे हैं नेगेटिव लक्षण। ये सामान्य कामकाज में कमी दिखाते हैं, जैसे भावनाओं का सपाट हो जाना, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना आना, बहुत कम बोलना, किसी काम में दिलचस्पी ना लेना, अपनी साफ सफाई का ध्यान न रखना। ये सब नेगेटिव लक्षण हैं। आपने भ्रम यानी डिल्यूजन्स की बात की, क्या ये कई तरह के होते हैं? हाँ, कई तरह के होते हैं, जैसे सताए जाने का भ्रम, परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स, ये सबसे आम है। व्यक्ति को लगता है कि कोई उसके पीछे पड़ा है, उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है या उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। अच्छा। संदर्भ का भ्रम, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, इसमें व्यक्ति को लगता है कि टीवी, अखबार या लोगों की बातचीत में उसी के बारे में इशारे किए जा रहे हैं। भव्यता का भ्रम, ग्रैंडियोस डिल्यूजन, व्यक्ति को लगता है कि उसके पास कोई खास ताकत है, वो बहुत महत्वपूर्ण है या कोई मशहूर हस्ती है। नियंत्रण का भ्रम, उसे लगता है कि कोई बाहरी ताकत उसके विचारों, भावनाओं या कामों को कंट्रोल कर रही है। दैहिक भ्रम, सोमैटिक डिल्यूजन, शरीर से जुड़ा झूठा विश्वास, जैसे किसी को पक्का यकीन हो जाए कि उसके शरीर के अंदर कीड़े चल रहे हैं। इसे डिल्यूजनल पैरासिटोसिस भी कहते हैं। कीड़े? सच में? हाँ, ये एक तरह का दैहिक भ्रम है। और फिर होते हैं विचित्र भ्रम, बिजार डिल्यूजन, जो बहुत ही अजीब और नामुमकिन होते हैं, जैसे किसी को लगे कि एलियंस ने उसका दिमाग बदल दिया है। और मति भ्रम यानी हैलुसिनेशंस, आपने कहा कि इसमें कुछ भी महसूस हो सकता है, सुनना, देखना। हाँ, पांचों इंद्रियों से जुड़ा हो सकता है। सबसे आम है सुनना, ऑडिटरी, जैसे आवाजें सुनाई देना जो कोई और नहीं सुन सकता। हाँ, ये तो सुना है। फिर है देखना, विजुअल, ऐसी चीजें या लोग दिखना जो वहां है नहीं। कम आम है सूंघना, ऑल्फैक्टरी, चखना, गस्टेटरी, और छूना, टैक्टाइल, जैसे त्वचा पर कुछ रेंगने या जलने का एहसास होना। क्या किसी खास तरह का मति भ्रम किसी खास बीमारी का संकेत हो सकता है? कोई कनेक्शन? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अगर किसी को जलते हुए रबर या किसी और अजीब या बुरी चीज की गंध आती है, मतलब ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, तो ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का एक मजबूत संकेत हो सकता है। अच्छा जी, इसलिए डॉक्टर लक्षणों के प्रकार पर बारीकी से ध्यान देते हैं, क्योंकि ये कारण का पता लगाने में मदद कर सकता है। तो हमने देखा कि साइकोसिस के लक्षण शारीरिक बीमारियों और नशे दोनों से हो सकते हैं। जी, क्या इनके अलावा भी कोई कारण है, जैसे तनाव, स्ट्रेस का कोई रोल है? हाँ, बहुत ज्यादा तनाव भी एक भूमिका निभा सकता है, कभी कभी किसी बड़े हादसे या सदमे के बाद। जैसे किसी अपने की मौत, कोई दुर्घटना या हिंसा का शिकार होने पर व्यक्ति में थोड़े समय के लिए साइकोसिस के लक्षण दिख सकते हैं। इसे ब्रीफ रिएक्टिव साइकोसिस कहते हैं। ब्रीफ रिएक्टिव साइकोसिस? जी, ये आमतौर पर कुछ दिनों या हफ्तों में ठीक हो जाता है। और बच्चे के जन्म के बाद सुना है कुछ महिलाओं को दिक्कत होती है। हाँ, उसे पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं। ये बच्चे के जन्म के बाद हार्मोन्स में तेजी से होने वाले बदलावों के कारण कुछ महिलाओं में हो सकता है। इसमें गंभीर डिप्रेशन, भ्रम और मति भ्रम हो सकते हैं। ये तो बहुत सीरियस लगता है। हाँ, ये है भी। दुख की बात है कि इसे अक्सर सिर्फ थकान या उदासी समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि ये एक गंभीर स्थिति है जिसमें तुरंत मदद की जरूरत होती है। एक और दिलचस्प बात सामने आई थी, संस्कृति का असर। क्या ऐसा है कि कुछ लक्षण किसी खास कल्चर में ही पाए जाते हैं? बिल्कुल, इन्हें कल्चर बाउंड सिंड्रोम कहते हैं। जैसे एशिया के कुछ हिस्सों में कोरो नाम का एक सिंड्रोम है। कोरो मिलता है? अरे, और इसका उल्टा भी होता होगा, यानी जो एक कल्चर में सामान्य है वो दूसरी में अजीब लगे। हाँ बिल्कुल, जैसे कुछ धार्मिक रिवाजों में लोग अजीब तरह की आवाजें निकालते हैं या अनियंत्रित होकर झूमते हैं, जिसे स्पीकिंग इन टंग्स या ट्रांस कह सकते हैं। हाँ, उस धार्मिक संदर्भ में ये सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर वही व्यवहार सड़क पर कोई अकेले करे तो उसे साइकोसिस का लक्षण समझा जा सकता है। तो किसी व्यवहार को समझने के लिए उसका सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ देखना भी जरूरी है। सही बात है। अच्छा, ये सब जानने के बाद अब इलाज की बात करते हैं।
अगर साइकोसिस का कारण कोई शारीरिक बीमारी या नशा है तो इलाज कैसे होता है? देखिए, सबसे पहला और जरूरी कदम है उस असली वजह का पता लगाना और उसका इलाज करना। अच्छा। अगर थायराइड की समस्या है तो उसका इलाज, अगर विटामिन की कमी है तो उसे पूरा करना, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देना। कई मामलों में जब असली शारीरिक बीमारी ठीक हो जाती है तो साइकोसिस के लक्षण भी अपने आप चले जाते हैं। और अगर लक्षण फिर भी बने रहें या अगर कारण कोई प्राथमिक मानसिक बीमारी ही हो जैसे सिजोफ्रेनिया, तब लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए एंटीसाइकोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसाइकोटिक दवाएं? जी, ये दवाएं दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स, खासकर डोपामीन के स्तर को संतुलित करके काम करती हैं, जिससे भ्रम और मतिभ्रम कम होते हैं। आजकल कई तरह की एंटीसाइकोटिक दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हाँ, वो तो होते ही हैं। जैसे मुंह सूखना, वजन बढ़ना, नींद आना या मांसपेशियों में अकड़न। कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की निगरानी में ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए। क्या कभी अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है? हॉस्पिटलाइजेशन? हाँ, अगर लक्षण बहुत गंभीर हो या व्यक्ति खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने का खतरा हो या वो अपनी देखभाल करने में असमर्थ हो तो अस्पताल में भर्ती करना जरूरी हो जाता है। वहाँ सुरक्षित माहौल में उसकी निगरानी की जा सकती है और इलाज सही तरीके से शुरू किया जा सकता है। और हाँ, इलाज में सिर्फ दवाएं ही नहीं बल्कि मनोसामाजिक मदद भी बहुत जरूरी है। मनोसामाजिक मदद मतलब काउंसलिंग, थेरेपी और रिहैबिलिटेशन। व्यक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी के कौशल दोबारा सिखाने, तनाव से निपटना सिखाने और काम पर लौटने में मदद की जाती है। परिवार को भी इस प्रक्रिया में शामिल करना बहुत फायदेमंद होता है ताकि वे मरीज को समझ सकें और उसकी मदद कर सकें। हाँ, परिवार का साथ तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और जितनी जल्दी इलाज शुरू हो, ठीक होने की संभावना उतनी ही बेहतर होती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? मतलब सबसे अहम बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि तन और मन अलग अलग नहीं है, वे एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। हाँ, ये तो स्पष्ट हो गया। साइकोसिस जैसे गंभीर मानसिक लक्षण, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ पागलपन या दिमागी बीमारी मान लेते हैं, असल में शरीर की किसी अंदरूनी गड़बड़ी का संकेत हो सकते हैं, चाहे वो दिमाग की हो, हार्मोन्स की, किसी इन्फेक्शन की या नशे की। और इसीलिए लक्षणों की तह तक जाना बहुत जरूरी है। सिर्फ लक्षणों को दबाना काफी नहीं है, असली वजह का पता लगाकर उसका इलाज करना जरूरी है। सही कहा। इससे न सिर्फ मानसिक लक्षणों में सुधार होता है बल्कि किसी गंभीर शारीरिक बीमारी का भी समय पर पता चल सकता है और उसका इलाज हो सकता है। उन शुरुआती संकेतों पर ध्यान देना जो हमने डिस्कस किए बहुत मददगार हो सकता है ना? बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि हर मानसिक लक्षण के पीछे सिर्फ मनोवैज्ञानिक कारण ही नहीं होते, शारीरिक कारणों को खोजना बेहद जरूरी है। और यही हमें आज के आखिरी विचार पर लाता है। जब हम किसी को अजीब व्यवहार करते देखते हैं या ऐसी बातें करते सुनते हैं जो सच नहीं लगती, तो क्या हम बहुत जल्दी उसे मानसिक रोगी का ठप्पा लगा देते हैं? हाँ, सोचने वाली बात है ये जानना कि शारीरिक बीमारियां भी ऐसे गंभीर लक्षण पैदा कर सकती हैं, शायद हमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े डर और भेदभाव को कम करने में मदद करे। क्या ये समझ हमें किसी को तुरंत लेबल करने के बजाय ज्यादा हमदर्दी और गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित कर सकती है? इस पर विचार करना चाहिए।